हमारा प्रसारण आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, अभी हाजिर होते हैं सखी सहेली कार्यक्रम के साथ। सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों, सहेलियों, सखाओं और विविध भारती के तमाम श्रोताओं को सखी सहेली के इस मंच से शिफाली कपूर और मंजरी वर्मा का नमस्कार। भाई आज बड़ी फोटोजेनिक लग रही हैं आप। वो तो देखिएगा तो क्या है कि भी राज की बात है, अगर आप नहीं भी कहेंगे तो हमारे लिसनर तो जानते ही हैं, तो उनसे क्या छुपा है। तो अब ये दिवस है तो मुझे बड़ा मजा आ गया कि आज तो विश्व फोटोग्राफी दिवस है, मेरा मनपसंद दिवस है। बिल्कुल, और आपको तो फोटोग्राफी का बहुत शौक है मंजरी जी। ये बात तो हमारे श्रोता भी जानते हैं। बिल्कुल जानते हैं। तो पहले तो एक बार उनका स्वागत कर देते हैं। आज के दिन सभी साथ में हैं, हमारे जुड़े हुए हैं और सभी को झमाझम प्यार भरा नमस्कार, क्योंकि बारिश तो भाई झमाझम जहाँ हो रही वहाँ हो रही है, उससे सब लोग तो परेशान है सब लोग। और मुंबई में तो खास करके इतनी ज्यादा हो रही है कि पूछिए मत। और हमारे श्रोता भी लिख रहे हैं, अभी कार्यक्रम के दौरान उन्होंने लिखा कि आप सब अपना अपना ध्यान रखें। मैं ये सोच रही थी मंजरी कि कितना ख्याल रखते हैं वो सब हम लोगों का। हम कभी मिले नहीं एक दूसरे से, लेकिन आज हमारे कार्यक्रम में जो कमेंट्स आए गीतमाला में, उसमें सचमुच उन लोगों ने दिल को छू लिया, उनके कमेंट्स ने। क्योंकि वो हमने उन्हें वैसे नहीं देखा, लेकिन हमने फोटोज से देख लिया है, उनकी बातों को पढ़ करके और संदेशों के माध्यम से उनके दिल तक हम लोग पहुंच चुके हैं। और वो एक परिवार बन चुका है। तो अब आप फटाफट अपना पिटारा खोलिए, मैं देखने के लिए तैयार हूँ क्या क्या लाई हैं आज आप। देखिए, पिटारे में तो पहले विश्व फोटोग्राफी दिवस की बात करेंगे, उसके बाद विरासत स्थल में हम बात करेंगे, रामप्पा मंदिर तेलंगाना में जो है उसकी बात करेंगे। उसके बाद है, बताइए क्या है। मैं समझ गई, विश्व मानवता दिवस पर बातें होंगी जी। उस पर बातें होंगी और बातें हल्की फुल्की, वो तो जरूरी है भाई। बिल्कुल, उसमें तो जो पुरानी फोटोज हैं, एल्बम हैं, उनकी बातें हम लोग ताजा करेंगे। और अब हमारे जो श्रोता हैं, सखियां हैं, वो सभी बताएं अपने कुछ यादें एल्बम्स की, और पुराने दिनों की यादें बताएं। जब वो एल्बम खोलती हैं तो उन्हें कैसा लगता है, बचपन हो या युवावस्था हो या कॉलेज डेज हो या फिर शादी के एल्बम, तमाम चीजें होती हैं। बहुत सारी मीठी मीठी बातें याद आ जाती हैं जब शादी की बात हो और उसमें हमने फोटो खिंचाई हो। तो आप समझ सकती हैं कि मेरा इशारा कि मंजरी बदमाश है, चंचल है, तो कुछ भी कर सकती है। मंजरी तो बहुत चंचल है और मंजरी बहुत हंसाती हैं सबको। और अब देखिए ना, ये आई हैं स्टूडियो में और इनके ठहाकों से स्टूडियो जो है वो गूंज उठा है। तो भाई आज विश्व फोटोग्राफी दिवस है और मंजरी ने आज एक फोटो भी खींच ली है, वो इनके पास सेफ है, उन्होंने अपने एल्बम में रख दी है। और देखिए, हम एक संदेश से शुरुआत करते हैं आज के दिवस की, कि एक
हमारे साथी लिखते हैं कि विश्व फोटोग्राफी दिवस की शुभकामनाएं। तो आप सबको भी शुभकामनाएं। एक समय ऐसा था जब हम आपको रेडियो पर सुनते थे, शेफाली जी, संगीता जी और मंजरी जी ऐसी होंगी, कैसी दिखती होंगी, एक कल्पना करते थे। लेकिन आज तो हमें सभी को उस तस्वीर के सामने, हमारे सामने वो आ जाती है और अब तो हर पल फोटो को ही लिया जा सकता है। हर पल को मतलब फोटो में ले सकते हैं। तो ये बात इन्होंने लिखी है। तो प्रोग्राम की शुरुआत हमने इस तरह कर दी। और देखिए, जब भी हम सब कहीं घूमने जाते हैं ना शेफाली जी, तो आसपास की तस्वीरें कैमरे में कैदी कर लेते हैं। यकीनन। और वो देखिए यादें बन जाती हैं। और एक तरह से ये जो फोटोज हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे के समय और सभ्यता, संस्कृति को समझने का अवसर भी देती हैं। बिल्कुल सही बात आप कह रही हैं कि और फोटोग्राफर्स ने जो अपनी फोटो खींचने की कला है, उससे दुनिया की खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद किया है और इस कला को उन्होंने अपना एक पेशा बना लिया है। और वो अपने कैमरे से बेहतरीन तस्वीरें खींचकर इसमें आप देखिए लाखों करोड़ों रुपए की वो कमाई करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि बहुत अच्छा शौक है, आप अपने मन का काम कर रहे हैं और वो व्यवसाय हो जाता है, बिजनेस हो जाता है। जी। और फोटोग्राफी के माध्यम से अपना हुनर दिखाने का एक मौका भी मिलता है। और आप एक ऐसा काम अपने शौक से जो कर रहे होते हैं, जिसे देखकर कुछ लोग शेफाली जी पेंटिंग्स भी बनाते हैं उन्हीं फोटोज को देखकर। तो इस तरह से जो पेंटिंग्स बनाते हैं वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं इन फोटोज का, और उनको भी आर्थिक सहायता मिल जाती है। आर्थिक सहायता के साथ साथ मंजरी ये उनका हुनर भी होता है, क्योंकि अगर उनके हाथ में हुनर नहीं है, उनके दिमाग में ऐसी कल्पना नहीं है, तो वो नहीं कर सकते वो बिल्कुल सही बात है। और उसके इतिहास की बात की जाए तो कई साल पहले 9 जनवरी 1839 की बात है, दुनिया की सबसे पहली फोटोग्राफी प्रक्रिया का आविष्कार हुआ था। और इस प्रक्रिया का नाम था डागोरोटाइप, जिसे जोसेफ नाइसफोर और लुइस डॉगेर नाम के 2 वैज्ञानिकों ने आविष्कार किया था। बिल्कुल। और डागोरोटाइप तकनीकी फोटोग्राफी की पहली प्रक्रिया थी। और इस तकनीकी का आविष्कार ऐलान फ्रांस सरकार ने 19 अगस्त 1839 में किया। इसी की याद में विश्व फोटोग्राफी दिवस हर साल 19 अगस्त को मनाया जाता है। 19 अगस्त यानी आज का दिन है ना। आधिकारिक तौर पर इस दिन की शुरुआत 2010 में हुई थी। ऑस्ट्रेलिया के एक फोटोग्राफर ने अपने साथी फोटोग्राफरों के साथ मिलकर इस दिन इकट्ठा होने और दुनिया भर में इसका प्रचार प्रसार करने का निर्णय लिया। अपने साथी फोटोग्राफरों के साथ मिलकर उनकी तस्वीरें ऑनलाइन गैलरी के जरिए लोगों के सामने पेश की उन्होंने। बिल्कुल। और इन ऑनलाइन गैलरी को लोगों ने भी खूब पसंद किया। इसके बाद से फोटोग्राफरों को डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी कला का प्रदर्शन करने का ये सिलसिला शुरू हो गया, जो आज भी जारी है। और पहली स्थायी फोटोग्राफिक छवि जो थी वो 1820 के दशक में हेलियोग्राफी नामक प्रक्रिया के जरिए बनाई गई थी। और इस प्रक्रिया का आविष्कार जोसेफ निसेफोर ने किया था और इसकी उत्पत्ति लिथोग्राफिक प्रिंट मेकिंग से हुई थी। और 10 साल बाद 1837 में लुई जैक्स मंडे डागुएर ने डागुरेटोटाइप का आविष्कार किया, जो 1860 तक सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली फोटोग्राफिक प्रक्रिया बन गई। जी बिल्कुल। और 1861 में टिकाऊ रंगीन चित्र लेने वाले पहले व्यक्ति थॉमस सटन ने सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरे का आविष्कार किया। बिल्कुल। और सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरा लेंस के माध्यम से छवि को परावर्तित करने के लिए दर्पण और प्रिज्म प्रणाली का उपयोग करता है, जिससे फोटोग्राफर वो छवि देख पाता है जिसे वो कैप्चर करना चाहता है। और कैमरे का डिजाइनर फोटोग्राफर को रिफ्लेक्स करता है कि कैमरा किस ओर इंगित किया गया है। बिल्कुल। आगे मैं कुछ और भी कहना चाहूंगी मंजरी कि 1880 के दशक में निर्मित पहले SLR कैमरे बड़े बॉक्सनुमा कैमरे थे, जिन्हें फोटोग्राफर कमर के स्तर पर पकड़कर अतिरिक्त रोशनी से बचने के लिए खुद को एक बड़े हुड से ढक लेता था। और तस्वीर खींचने के लिए फोटोग्राफर को शटर खोलने के से पहले की तरह कैमरे के प्रिज्म ग्लास के साथ एक अलग दर्पण को ऊपर उठाकर संरेखित करना पड़ता था। जी। और जैसे जैसे तकनीकी में सुधार हुआ, SLR कैमरा छोटे, ज्यादा गतिशील और अंततः डिजिटल होते गए, जो SLR कैमरे थे। और आज भी फोटोग्राफर द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सबसे लोकप्रिय कैमरा डिजाइन बने हुए हैं। और कैमरा फोनों के आगमन और स्मार्टफोन कैमरों की निरंतर बढ़ती क्षमताओं ने फोटोग्राफी को कभी भी कहीं भी किया जा सकने वाला कार्य बना दिया है। और फोटोग्राफी अब सुलभ है, सुविधाजनक, पोर्टेबल, तत्काल और साझा करने योग्य हो गई है। यानी बहुत सारी चीजें जो हैं वो आप आराम से कर सकते हैं। बिल्कुल। विश्व फोटोग्राफी दिवस सभी प्रकार की फोटोग्राफी का वैश्विक उत्सव है, लेकिन हर साल हमारे पास एक वैकल्पिक थीम भी होती है जिस पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं। विश्व फोटोग्राफी दिवस 2025 की थीम है मेरी पसंदीदा तस्वीर। और भाई देखिए, मेरी भी कोई ना कोई पसंदीदा तस्वीर आज बन सकती है
है ना शेफाली जी? लेकिन एक गीत सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। दिल के आईने में तस्वीर तेरी रहती है। मैं ये समझा कोई जन्नत की परी रहती है दिल के आईने में। शरबती आँख तेरी, चंपई रंग तेरा, शबनमी हुस्न तेरा, जिंदगी भर का नशा, दिल की धड़कन है मेरी, तेरे पायल की सदा, ऐ जाने वफा दिल के आईने में तस्वीर तेरी रहती है। मैं ये समझा कोई जन्नत की परी रहती है दिल के आईने में। हुस्न मासूम तेरा कभी मगरूर ना हो, अपनी तारीफ तुझे कभी मंजूर ना हो। इश्क वालों पे जफा तेरा दस्तूर ना हो, ऐ जाने वफा दिल के आईने में तस्वीर तेरी रहती है। मैं ये समझा कोई जन्नत की परी रहती है दिल के आईने में। तो भाई मंजरी, आपने गाना तो बहुत ही चुनकर लाई थी जो सुनवाया, मोहम्मद रफी की आवाज थी। आओ प्यार करें फिल्म का गाना सिर्फ हमने नहीं चुना, हम दोनों ने चुना। भाई इसमें चॉइस भी आपकी तो ज्यादा थी और कई गाने आपने सामने रखे थे। तो आप क्या बता रही है किस फिल्म का है? और ये उषा खन्ना का संगीत था जो आप एंजॉय कर रही थी। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा था। और अब क्या हाल है? अब बस हाल तो बहुत अच्छी, क्योंकि हमारे पास बड़े सारे संदेश हैं। हाँ, तो हमारे पास भी संदेश आया है। तो हमारे साथी लिखते हैं कि भाई आज एक और फोटो फिर मिलेगी देखने को मंजरी जी और शेफाली जी की। यानी सब जानते हैं कि मंजरी जी जो है वो फोटोग्राफी करती हैं, तो आज एक फोटो इन्हें देखने को मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी। दूसरी एक हमारी साखी हैं, लिखती हैं कि आज शेफाली जी सुबह आई थी और अब मंजरी जी भी आ गई इस झमाझम बारिश में। वाह भाई, आप सबका इंतजार भी रहता है और आप संभल कर रहें, ऐसा भी मन होता है। कैसे सब मैनेज करती हैं आप सब?
ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू। बिल्कुल। और हमारे एक साथी लिखते हैं, इस विषय से संबंधित उनका संदेश है कि हर साल 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस उत्साह के साथ मनाया जाता है। ये दिवस उन लोगों के लिए खास महत्व रखता है जो किसी भी खूबसूरत चीज या नज़ारे को अपने कैमरे में कैद कर लेना पसंद करते हैं। बिल्कुल। वाकई में शेफाली जी, आंखों में जो फोटो खींचता है उसकी आंखों में सुंदरता होनी चाहिए, सामने वालों की खूबसूरती को आंकने की, जिसे कहते हैं। कोई भी, हर व्यक्ति हर तरीके का होता है, लेकिन मुझे लगता है कि जब हम सामने वाले को देख रहे हैं, वो एवरेज भी है, तो भी हम उसका वो कोण देखें कि फोटो खींचते समय कि वो किस तरफ से, लेफ्ट से अच्छा लग रहा है या राइट से अच्छा लग रहा है। तो अगर हम अपनी तरफ से ये सोच के खींचेंगे फोटो, तो वाकई में उसकी फोटो अच्छी आएगी ही आएगी। और बहुत से साधारण चेहरे वाले लोग भी जब उनका हम फोटो में चेहरा देखते हैं तो पहचान में ही नहीं आते हैं कि ये ही वो शख्स है जी, है ना। तो किसी किसी का चेहरा बहुत फोटोजेनिक होता है। हाँ, होता है। और लेकिन कई बार क्या होता है, हर किसी का फोटो का एक एंगल होता है। उस एंगल से ही वो बिल्कुल मतलब कहते लाइट मारता है। और किसी के चेहरे में जब हम देखते हैं तस्वीरें, तो किसी की आंखें बोलती हैं। बिल्कुल। तो अगर एक नॉर्मल सा एवरेज उसका चेहरा है, चेहरे में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन उसकी आंखें ऐसी हैं कि उस तस्वीर को हम घंटों देखना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। बहुत सारी। हमारे एक साथी लिखते हैं कि आजकल लोगों के फोन में हजारों हजार फोटो सुरक्षित हैं, फिर भी लोग मोबाइल के फोटो को कुछ दिन के बाद देखना नहीं चाहते, लेकिन जो फोटो एल्बम में रखे हैं या दीवारों पर लगे हैं, उनकी बादशाहत आज भी कायम है। बिल्कुल, कितनी सही बात इन्होंने कही। आगे भी और भी हम बातें करेंगे, लेकिन हम उससे पहले यहाँ पर एक छोटा सा संदेश ले लें। अरे, अंतराल ले लें, उसके बाद संदेश, फिर हम बातें करेंगे। विविध भारती पर हर रोज दिन में 1 बजे विविध भारती की गीत माला आपके साथ। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा। इस कार्यक्रम में हर पायदान पर होगी आपकी भागीदारी। हम और तुम, तो हम और आप पिरोएंगे गीतों की इस माला के मोती साथ साथ। हम साथ साथ हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ विविध भारती के फेसबुक पेज पर। विविध भारती की गीत माला हर रोज दिन में 1 बजे। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। तो अंतराल भी हो गया और संदेश भी हो गया। और अब एक कमेंट है, वो मैं पढ़ूंगी कि एक समय था जब मैंने भी शादी विवाह जैसे सभी कार्यक्रमों में फोटो और वीडियोग्राफी की थी। ये मेरा शौक और साइड बिजनेस भी था, लेकिन अब सिर्फ शौकिया तौर पर ही करता हूँ। और एक हमारे साथी लिखते हैं कि खम्मा घड़ी नमस्कार या खम्मा घड़ी शेफाली जी, विश्व फोटोग्राफी दिवस है आज। हमने अखबार में पढ़ा था और हमारी सोशल मीडिया वाली बहन ने भी बताया था। दरअसल वो हम जो अपीयरेंस संबंध बताते हैं, वैसे अपने लैपटॉप पर हमारे लिए, हमारी और उसके व्यक्तित्व पर काल्पनिक तस्वीरें बना देती है। हम दोनों सुंदर और गोरे चिट्टे हैं, लेकिन हमको इसका जरा भी घमंड नहीं है, क्योंकि जो सोच के बनाएगी तस्वीर का हमारी जिंदगी में बड़ा ताल्लुक होता है। और हम जब आप रेडियो पर सॉन्ग चलाते हैं तो हम तस्वीर चलाते हैं, ठीक है। मतलब इन्होंने लिखा है, इस तरह से बात लिखी है। और इस तरह से हमारे एक और साथी लिखते हैं कि फोटोग्राफी एक ऐसी कला है जो हमें पलों को हमेशा के लिए स्थिर और संजो कर रखने का मौका देती है। एक ही तस्वीर कई तरह की भावनाओं या संवेदनाओं को जगा सकती है, जिन्हें एक नज़र से फिर से जिया जा सकता है। विश्व फोटोग्राफी दिवस जो हर साल आज के दिन मनाया जाता है, समय के साथ फोटोग्राफी में काफ़ी प्रगति हुई है। कई लोगों के लिए ये एक शौक से बढ़कर एक पूर्ण करियर बन गया है। ये महज एक तकनीकी से बढ़कर अभिव्यक्ति का एक ऐसा जरिया बन गया है जो एक ही तस्वीर से हजारों शब्द व्यक्त कर देता है। बहुत ये बात इन्होंने बिल्कुल सही लिखी है मंजरी, की एक फोटो में 1000 रंग आप देख सकते हैं, 1000 भाव उसमें आप, अगर आपकी जो देखने की क्षमता है उसको आप बारीकी से उसको देखें तो उसमें हर चीज नजर आएगी एक तस्वीर में। प्यार है, वियोग है, बिछोह है, दर्द है, हंसी है, खुशी है, मुस्कुराहट है, न जाने कितने। जिस समय आप जो सोच रहे थे वो भाव वो कैप्चर कर देता है कैमरा, वही हमारी यादें बन जाता है ना। तो एक गीत सुन लेते हैं। बिल्कुल।
आ जाए रे मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन। शरारत करने को ललचाए रे मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन। यहाँ हमें जमाना देखे तो आओ चलो कहीं छुप जाए। अच्छा, यहाँ हमें जमाना देखे आओ चलो कहीं छुप जाए। भीगा भीगा नशीला दिन है, कैसे कहो प्यासे रह पाए। मैं हूँ तेरा, तेरी कसम हो, मैं तेरी तू है मेरा, मेरी कसम हो। आज मदहोश आ जाए रे मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन। शरारत करने को ललचाए रे मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन। को ललचाए रे मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन। बिना ही बात मुस्कुराए रे मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन। मुझे मालूम है मंजरी कि आपका मन कर रहा है कि ये गाना चलता रहे और आप सुनती रहे, है ना? जी बिल्कुल। एस.डी. बर्मन का संगीत ऐसा ही है कि इसे जितना सुनो उतना कम है। जी। नीरज के बोल थे, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें, शर्मीली फिल्म का ये गाना सुनवाया हमने। और शेफाली जी, अब हम बात करने वाले हैं भारतीय विरासत स्थल में रामप्पा मंदिर तेलंगाना में जो है उसकी बात करने वाले हैं। रामप्पा मंदिर, जिसे रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ये मंदिर करीब 900 साल पुराना है। ये भगवान शिव का मंदिर है और उसके गर्भगृह में रुद्रावतार शिव विराजमान है। तेलंगाना के मुलुगु जिले के पालमपेट गांव में स्थित एक प्राचीन मंदिर है ये, और ये 13वीं शताब्दी में काकतीय राजा गणपति देव के शासन काल में उनके सेनापति रेचराला रुद्र द्वारा बनवाया गया था और अपनी अद्वितीय वास्तुकला और तैरने वाली ईंटों के लिए प्रसिद्ध है। ये 2021 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था और इसे रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है मंजरी। इसके अलावा बहुत सारे लोग इसे रामलिंगेश्वर मंदिर भी कहते हैं। ये वारंगल से 66 किलोमीटर, मुलुगु से 15 किलोमीटर, हैदराबाद से 209 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये मुलुगु जिले के वेंकटपुर मंडल के पालमपेट गांव की घाटी में स्थित है। हालांकि अब ये छोटा सा गांव है, लेकिन 13वीं और 14वीं शताब्दी के काल में इसका एक गौरवशाली इतिहास रहा है। मंदिर के परिसर में उपस्थित एक शिलालेख के अनुसार इसका निर्माण वर्ष 1213 आप समझिए, है ना, कितना बहुत पुराना। 1213 ईस्वी में काकतीय शासक गणपति देव के शासनकाल के दौरान उनके एक सेनापति रेचारला रुद्रदेव ने करवाया था। दरअसल सेनापति ऐसा मंदिर बनवाना चाहते थे जो हजारों साल तक स्थिर रहे। इसके लिए दूर दूर से शिल्पकारों को बुलवाया गया, लेकिन वो रामप्पा से ही संतुष्ट हुए। बताया जाता है कि मंदिर के निर्माण में 40 साल का समय लग गया। ये मंदिर एक शिवालय है जहाँ भगवान रामलिंगेश्वर की पूजा की जाती है। ऐसा इतिहास कहता है कि मार्को पोलो ने काकतीय साम्राज्य की अपनी यात्रा के दौरान
दौरान इस मंदिर को मंदिरों की आकाशगंगा का सबसे चमकीला तारा कहा था। बिल्कुल। और रामप्पा मंदिर 6 फुट ऊंचे तारे के आकार के चबूतरे पर भव्य रूप से खड़ा है। गर्भगृह के सामने के कक्ष में कई नक्काशीदार स्तंभ हैं जिनकी अवस्थिति इस प्रकार रखी गई है कि ये मिलकर प्रकाश और अंतरिक्ष को अद्भुत रूप से जोड़ने का प्रभाव उत्पन्न करते हैं। मंदिर का नाम इसके मूर्तिकार रामप्पा के नाम पर रखा गया है और शायद ये भारत का एकमात्र मंदिर है जिसका नाम उस शिल्पकार के नाम पर रखा गया है जिसने इसे बनाया था। और मंदिर में इस्तेमाल पत्थर रहस्यमय है, ये बेहद हल्के हैं। इसके अलावा इसके कटाव और घुमाव को देखकर आज वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं। मंदिर की सजावट और मूर्तिकला भी बेहद भव्य है। इस मंदिर की मजबूती का रहस्य आज तक विशेषज्ञ भी नहीं बता पाए हैं। दरअसल मंदिर के एक टुकड़े को जब पानी में डाला गया तो वो तैरता ही रह गया। ऐसे में विज्ञान का आर्किमिडीज सिद्धांत भी फेल हो गया। इस मंदिर का वजन ही बहुत कम है। मंदिर की मुख्य संरचना का निर्माण तो लाल बलुआ पत्थर से किया गया है, लेकिन बाहर के स्तंभों को लौह, मैग्नीशियम और सिलिका से समृद्ध काले बेसाल्ट के बड़े पत्थरों से बनाया गया है। और मंदिर पर पौराणिक जानवरों और महिला नर्तकियों या संगीतकारों की आकृतियों को उकेरा गया है और ये काकतीय कला की उत्कृष्ट कृतियां हैं जो अपनी महीन नक्काशी, कामुक मुद्राओं और लंबे शरीर और सिर के लिए विख्यात है। 2020 को यूनेस्को के समक्ष इसे प्रस्तुत किया गया था और जुलाई जी हाँ, ये जो है 2020 को, जो मैंने 2020 कहा है वो नहीं था, वो 2020 को यूनेस्को के समक्ष इसे प्रस्तुत किया गया था और जुलाई 2021 को मंदिर को काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर तेलंगाना के रूप में विश्व विरासत स्थल के रूप में शामिल किया गया। इस तरह ये रामप्पा मंदिर भारतीय विरासत स्थल बन गया। और शेफाली जी, हमारे साथी भी संदेश में इसी तरह की बात लिखे हैं कि रामप्पा मंदिर, जिसे रुद्रेश्वर मंदिर के रूप में भी जाना जाता है, तेलंगाना के मुलुगु जिले में स्थित एक 13वीं शताब्दी का मंदिर है। ये काकतीय वंश के शासनकाल के दौरान बनाया गया था और अपनी अनूठी वास्तुकला और शिल्प कौशल के लिए प्रसिद्ध है और 2021 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। वाकई में बहुत अच्छी सी बात है। और जब भी देखिए हम यहाँ पर भी जाएंगे तो हम अपनी फोटोग्राफी का तो शौक पूरा करेंगे, है ना। और हमारे एक साथी भी लिखते हैं कि काकतीय वंश के एक सेनापति रिचार्ला रुद्र द्वारा, जैसा कि अभी हम लोगों ने जिक्र किया कि 13वीं शताब्दी में निर्मित रामप्पा मंदिर अपनी उत्कृष्ट और विस्तृत काकतीय शैली की वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। ये मंदिर लाल बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट और लकड़ी के संयोजन से निर्मित है जो इसे एक विशिष्ट सौंदर्य प्रदान करता है। यकीनन मंजरी, देखा जाए तो जो इसकी नक्काशी होती है मंदिरों की, कितनी मेहनत, कितना दिमाग इसमें लगता होगा कि उनकी सोच किस तरह से वहां तक पहुंचती होगी जो आज हम लोग इतने भव्य मंदिर देखते हैं। और उतनी मजबूती, कैसे उन्होंने क्या क्या मिला के वो चीजें बनाई है, वो बहुत जानने वाली चीज है। इसीलिए कहते हैं जब हम ऐतिहासिक जगहों को देखें तो उसके अंदर की क्या क्या बारीकियां उनको भी समझे। और देखिए, हमारे जो अभी हम लोगों ने बात करी थी विश्व फोटोग्राफी के बारे में, तो उसमें हमारे एक संदेश में एक हम उठा लेते हैं। उन्होंने लिखा है कि फोटोग्राफी का महत्व के बारे में लिखा है कि इतिहास का संरक्षण वो करते हैं, सामाजिक बदलाव, कला का माध्यम, सूचना और संचार का कार्य करते हैं और व्यावसायिक क्षेत्र, इन सारी क्षेत्रों के अंतर्गत बहुत सारी बातें आती हैं कि तस्वीरें हमें अतीत की झलक देती हैं और सभ्यताओं व घटनाओं को सहेज कर रखती है। और सामाजिक बदलाव के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम, युद्ध, आंदोलन, आपदा, हर बड़े बदलाव की गवाही देती हैं वो तस्वीरें। बिल्कुल। और व्यावसायिक क्षेत्र में ले लीजिए तो विज्ञापन, फैशन, फिल्म, पर्यटन और विज्ञान जैसे क्षेत्र जो होते हैं, इसमें इसका बड़ा योगदान है। और कला की बात करें तो फोटोग्राफी रचनात्मकता, सौंदर्य और भावनाओं को व्यक्त करने का साधन के अंतर्गत आती है। और सूचना और संचार की बात करें तो शेफाली जी, क्या बातें आती हैं इसमें? उसमें है पत्रकारिता है, डॉक्यूमेंट्री और सोशल मीडिया में फोटोग्राफी सूचना को तेजी और प्रभावी ढंग से ये पहुंचाते हैं। और हमारी बात करते करते देखिए अभी अंतराल का समय भी हो गया। बस छोटा सा अंतराल है, आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, हम आते हैं।
तो मंजरी जी छोटा सा अंतराल था, देखिए पलक झपकते ही पूरा हो गया और हम वादे के मुताबिक वापस आ गए। लेकिन कुछ और बातें करेंगे हम, कुछ और कमेंट्स को लेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ एक गाना बनता है। बिल्कुल बनता है। बोल गोरी बोल तेरा कौन पिया, बोल गोरी बोल तेरा कौन पिया, कौन है वो तूने जिसे प्यार किया, बोल गोरी बोल तेरा कौन पिया। अरे तू जाने ना उसका नाम, हर सुबह हर शाम दुनिया ने उसी का नाम लिया। बोल तू ही बोल मेरा कौन पिया, बोल गोरी बोल तेरा कौन पिया। सारे जग से निराला है, कौन सारे जग से निराला, कोई निशानी बतलाओ बाला, उसकी निशानी वो भोला भाला, उसकी निशानी वो भोला भाला, उसके गले में सरफों की माला, वो कई है जिसके रूप कहीं छाँव कहीं धूप, तेरा साजन है या बहरूपिया। बोल गोरी बोल तेरा कौन पिया, बोल तू ही बोल मेरा कौन पिया। अरे बैल सवारी, घोड़ा ना हाथी अरे बैल सवारी, कैलाश पर्वत का वो तो जोगी, अच्छा वो ही दर दर का भिखारी, दर दर का भिखारी। हाँ वो है भिखारी ठीक, लेके भक्ति की भी बदले में जगत को मोक्ष दिया। बोल तू ही बोल तेरा कौन पिया।
तो भाई मिलन फिल्म से ये गीत सुनवाया गया और लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों के स्वर थे, आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का यादगार संगीत। और अब कुछ बातें आप कहने वाली थी या पढ़ने वाली थी? बिल्कुल कहने वाले हैं और कहेंगे, क्योंकि विश्व मानवता दिवस, इसकी बहुत महत्ता है कि आज हम विश्व मानवता दिवस मना रहे हैं, जिसे साल 2008 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 अगस्त का दिन यानी आज का दिन चुना था और मानवतावादी दिवस मनाने के लिए इस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया था। ये दिवस उन लोगों की याद में खास तौर पर मनाया जाता है शेफाली जी, जिन्होंने विश्व स्तर पर मानवतावादी संकट में अपनी जान गंवाई या फिर मानवीय उद्देश्यों के कारण दूसरों की सहायता करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। और ये उन लोगों को सम्मानित करने का समय है जो दूसरों की मदद करने के लिए संकट में आगे आते हैं और उन लाखों लोगों के साथ खड़े होते हैं जिनका जीवन संकट में होता है। और बहुत कम लोग इस भावना को समझ पाते हैं मंजरी, कि जब कोई संकट में घिरा हो तो कैसा महसूस होता है। जो समझते हैं वही मदद के लिए आगे आते हैं। कितनी प्राकृतिक आपदाएं आए या दुर्घटनाएं हों, आज हम रोज ही ऐसी खबरों को देखते सुनते हैं कि इन संकटों की घड़ी में कैसे लोग राहत के कार्य करते हैं, हजारों जिंदगियां बचाते हैं। और व्यक्तिगत तौर पर भी जब हम लोगों की मदद के लिए आगे आते हैं, जिसे देखकर और लोग भी जुड़ते हैं शेफाली जी, और उस वक्त मानवता की मिसाल बन जाती है। और आज के दिन उन सभी मानवतावादी कार्यकर्ताओं को और सभी सहायता कर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों को जो कार्य के दौरान अपनी जान गंवा देते हैं या घायल हो गए हैं, उन्हें सम्मानित करने और श्रद्धांजलि देने के लिए भी खास होता है। बिल्कुल। और मानवीय सहायता जरूरतमंद लोगों को आमतौर पर अल्पकालिक भौतिक और रसद सहायता प्रदान करना है। जरूरतमंद लोगों में बेघर, शरणार्थी, प्राकृतिक आपदाओं, युद्धों और अकाल के शिकार लोग शामिल हैं। मानवीय सहायता का मुख्य उद्देश्य जीवन बचाना, पीड़ा कम करना और मानवीय गरिमा बनाए रखना है। और ये प्रस्ताव स्वीडन ने रखा था। तो ऐसा अनुमान है कि अब तक लगभग 4000 से ज्यादा राहत कर्मियों को निशाना बनाया जा चुका है। जो कह सकते हैं कि कुछ एक हमले भी होते हैं जिसमें लोग घायल होते हैं, तो कितनों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। और कई बार ऐसा भी होता है मंजरी कि अनेकों को गिरफ्तार और गायब भी कर दिया जाता है। बिल्कुल। और ये बहुत ही सोचनीय है बात है कि, और इस तरफ ध्यान की भी जरूरत है कि विश्व भर में जो अशांति फैली हुई है और संघर्षों में लाखों लोग अपनी सरजमी से अलग हो जाते हैं, जिन्हें किसी अन्य जगहों पर स्थापित भी किया गया है, तो ऐसे लोगों की संख्या भी करीब 1.5 करोड़ तक होने का अनुमान बताया जा सकता है। मतलब और भी हो सकती है, हम तो एक अंदाज से कह रहे हैं। और बहुत सारी जगह हमने देखा है कि छोटे बच्चों को भी सशस्त्र समूह में भर्ती कर लिया जाता है, उन्हें लड़ाइयों में झोंक दिया जाता है। और शेफाली जी, महिलाओं के साथ उत्पीड़न के व्यवहार किए जाते हैं, उन्हें अपमानित किया जाता है। तो जो इस तरह के कार्य होते हैं, तो उनके प्रति उस जगह पे लोग आते हैं, मदद के लिए लड़ते झगड़ते हैं, उनके लिए हक की आवाज उठाते हैं। तो ये चीज होनी चाहिए, मानवता अपने अंदर से खत्म नहीं करनी चाहिए। और कई बार इन मदद करने वाले लोगों पर हमले भी किए जाते हैं, उन्हें निशाना बनाया जाता है, धमकियां भी मिलती हैं इन लोगों को। और ऐसे में हमें कुछ उनके हित के लिए सोचना होगा। तो विश्व मानवता दिवस पर हम सब ये संकल्प लें कि अपने प्रयास से इन संघर्षों से प्रभावित होने वाले लोगों की हर संभव मदद करें जितना हो सके। बिल्कुल। और जब हम ऐसा करते हैं तो किसी न किसी चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और लोगों में विश्वास भी भर उठता है कि उनके साथ कोई है और किसी तरह से मतलब हम उनसे बैर नहीं रखते हैं। हम उनकी मदद के लिए आगे हैं, वो भी हमारे अपने हैं। और अच्छा, इसके लिए हम अपने आसपास के एरिया पर भी नजर रख सकते हैं। मुसीबत में जो भी है तो आगे आए और उनकी सहायता करें। कोई गलत बात हो रही है तो उसे रोकने का प्रयास करें। यानी कि कहने का मतलब ये कि हम अपने आसपास भी नजर रखें, कहीं ऐसा कुछ घटित होता है तो सबको लेकर या खुद भी आगे आए तो लोगों को अच्छा लगेगा। और जो गलत हो रहा है या अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ हमें आवाज जरूर उठानी चाहिए। कोई मदद के लिए आगे आएगा या नहीं, इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आप बस करते रहें, जिसके अंदर इंसानियत होगी वो आगे आ जाएगा। और ये किसी न किसी को तो ये रिवाज बदलना पड़ेगा। और जब हम देखते हैं कि कोई अजनबी मुसीबत में है, उसे संकट की घड़ी में हम उसकी छोटी सी भी मदद करते हैं ना, तो वो उस व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी राहत होती है। जी बिल्कुल। और आजकल देखिए हम लोग न्यूज में कितना देख रहे हैं कि कहाँ पर लैंडस्लाइड हो गया है बारिश की वजह से, कितने लोग बेघर हो गए हैं, जाने गंवा गई हैं, चली गई हैं। तो उनके लिए कितने लोग मदद के हाथ आगे
आए हैं। सोचिए, पूरी फौज भी, सेना भी, पुलिस कर्मी, सभी लोग हेल्प कर रहे हैं। कहीं कहीं आप देखिए कि आम नागरिक भी वहां पर पहुंच रहा है, जिससे जितनी संभव सहायता हो सकती है वो वहां दे, और देना भी चाहिए। यही मानवतावादी का सबसे बड़ा गुण है। हम इंसान हैं तो हमें दूसरे इंसान के प्रति वही भाव रखने चाहिए कि आज वो मुसीबत में, कल हम भी तो पड़ सकते हैं। बिल्कुल, तो क्योंकि ये जो समय का चक्र है ना, वो घूमता ही रहता है। विपत्ति किसी के पे भी आ सकती है। हाँ। तो आज अगर आप सही हालत में हैं, दूसरा विपत्ति में, तो आप उसकी मदद करें, है ना। तो इस तरह की भावनाओं को बनाकर रखें। और फिलहाल तो हम चलते हैं गीत की ओर। गीत सुनना है? बिल्कुल, क्योंकि हमारे साथी भी वेट कर रहे होंगे कि भाई अब बातचीत के दौरान गाना हो जाए, फिर बातचीत शुरू हो। मुझे न बुलाना के मारे गताना जमाना। कल नहीं आना, मुझे न बुलाना के मारे गताना जमाना। तेरे होठों पे रात ये बहाना था, गोरी तुझको तो आज नहीं आना था। तू चली आई दुहाई, ओए क्या बात हो गई। तू चली आई दुहाई, ओए क्या बात हो गई। मैंने छोड़ा जमाना तेरे साथ हो गई। मैंने छोड़ा जमाना तेरे साथ हो गई। तो तूने काजल लगाया, दिन में रात हो गई। छोड़ न भैया
मेरी तू अखियां, एक ये दिन है तू जागे सारी सारी रतियां। बन गई गोरी चकोरी, ओए क्या बात हो गई, बन गई गोरी चकोरी, ओए क्या बात हो गई। जिसका डर था मैं दर्दी वही बात हो गई, जिसका डर था मैं दर्दी वही बात हो गई। छुप गया मैं दर्दी वही बात हो गई, जिसका डर था मैं दर्दी वही बात हो गई। छुप गए सारे नजारे। दो रास्ते फिल्म का ये गाना था, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के स्वर। दो रास्ते फिल्म का ये गाना था, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के स्वर, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। भाई इससे पहले जो हम बातें कर रहे थे वो कुछ भावुक कर गई थी ना हम लोगों को। इसीलिए गाने ने माहौल बदल दिया। हाँ। और हम और यादों में ले चलते हैं अब, है ना। तो सबने अपने अपने यादों के एल्बम खोल लिए होंगे और बहुत सारी फोटोज उस समय की होती है और बहुत मजा आता है जब हम ब्लैक एंड व्हाइट पुरानी फोटोज को जब देखते हैं तो वो समय, वो जो उस समय का बीत गया है, हमारा बीता हुआ कल, वो वापस आ जाता है, आंखों के सामने घूमने लग जाता है और बहुत सारी यादें निकल के आती है। तो उसमें देखिए हमारे एक साथी, उनकी बड़ी यादें निकल के आई। वो लिखते हैं कि पुराने एल्बम और उनकी फोटो तो बीते दिनों की यादों का एक अनमोल खजाना होता है। जब भी पुराने एल्बम खोलता हूं तो जैसे समय पीछे चला जाता है। हर एक पेज उस दौर की याद दिलाता है और हर एक फोटो कोई कहानी बयां करती है। उनमें बिखरी हुई बचपन की शरारतें, मित्रों और परिवार के साथ बिताए हुए पल जो कभी लौट कर नहीं आती हैं तो बस यादें, जो कभी होठों पर मुस्कान तो कभी आंखों में आंसू ला देती हैं। कुछ फोटो तो ऐसे होते हैं जो बताते हैं कि वक्त ने सबको कैसे बदल दिया। किसी के बालों में सफेदी आ गई तो किसी के बाल ही नहीं बचे। पुराने एल्बम और फोटो एक पुल की तरह होते हैं जो बीते हुए कल को और आज को जोड़ते हैं। बहुत प्यारी सी बात, बहुत प्यारी बात है, क्योंकि बहुत सारी भावनाएं जुड़ी होती हैं ना इन सारी चीजों से। हमारे एक साथी लिखते हैं कि एल्बम निकाल के यादों की गलियारों में झांकना एक अलग एहसास देता है। वो यादों में खो के हल्के हल्के तस्वीर पे उंगली घुमाना वो अपनापन देता है जो डिजिटल एल्बम में नहीं मिलता है। बिल्कुल। और इसी के साथ एक साथी और लिखते हैं कि बातें पुराने फोटोज की। रेडियो के बाद यदि मेरा सबसे पसंदीदा काम है तो वो है फोटोग्राफी। मुझे तरह तरह के फोटोज क्लिक करने का बहुत शौक है। मेरे पापा जी को भी फोटोग्राफी का शौक है और अपने स्टूडेंट लाइफ में उनके पास फोटो साफ करने की खुद की मशीन भी थी, जिसकी वजह से हमारे घर में पुराने फोटोज के ढेर सारे कलेक्शन है और हम लोग उनको बार बार निकाल कर देखते हैं और मम्मी पापा जी हर फोटो के पीछे की कहानी बताते हैं। और अब ये शौक मेरे हैं। जब मोबाइल नहीं था तब मैं कॉलेज में थी, तब भी मेरे बैग में एक कैमरा रहता था। आज मैं एक टीचर हूं पर कैमरा अभी भी मेरे साथ रहता है। स्कूल के हर प्रोग्राम की फोटोग्राफी मैं ही करती हूं, जिसकी वजह से स्कूल में मुझे सेल्फी मैम बुलाते। क्या बात है। और मैं हर समय कुछ ना कुछ क्लिक करती रहती हूँ। तो मेरा भाई मुझे बोलता है तुम स्कूल छोड़ दो, फोटोग्राफी का ही काम कर लो। बिल्कुल सही बात है, कभी कभी ऐसा ही सुनने को मिलता है। बिल्कुल। हमारे एक साथी लिखते हैं कि यादें पुराने फोटोज की बड़ा यादगार मुद्दा है। पुराने फोटोज तो हमारे पुश्तैनी मकान मतलब दादी के पास भी है, जिस उनके मायके की फोटो, उनकी 5 बेटियों के ब्याह की फोटोज संग्रह करके रखी हैं और कुछ तस्वीरें ताको यानी वो जो आले होते हैं घर में, आले में फ्रेम बनवा के लगा रखी हैं। जब हमारे दादा जिंदा थे तो उन्होंने हमारी फ्रेम नाले में फेंक दी थी। हमारी मामियों के पास भी फोटो एल्बम अपनी अलमारी में तय करके रखे हैं क्योंकि फोटोज हमें उन क्षणों में कैद कर लेते हैं। तो वहीं एक और साथी लिखते हैं कि जो हर खुशी के पल जो होते हैं उनको संजो कर रखने के लिए फोटो जो है वो सबसे अच्छा माध्यम है। पहले तो ये महंगा और जटिल था, उसके लिए कैमरे में रील लगवाना, फिर उसे स्टूडियो में साफ करवाना पड़ता था और सबके पास कैमरा होता भी कहाँ था ना तब तो। जी। आगे लिखते हैं कि वो महंगी चीज़ थी और जब फ़ोटो खींचा जाता था तो सभी बन ठन के तैयार होकर फ़ोटो खिंचवाते थे। अब तो हर के हाथ में मोबाइल है और एक क्लिक पर क्लिक होती है और हज़ारों फ़ोटो जो हैं वो सामने आ जाती हैं। और शेफाली जी याद होगा आपको जब हम लोग कहीं भी घूमने जाते थे, चाहे एग्जीबिशन जाएं, चाहे किसी मेले में चले जाएं, हाँ, तो वहाँ पर भी फ़ोटो खींचने का एक पॉइंट होता था कि आपको याद होगा पर्दा है, ताजमहल का पर्दा है तो उसके आगे फ़ोटो, कहीं पे वो चांद बना हुआ है उसके पीछे या चांद पे ऐसे टिक करके फ़ोटो खिंचाना है।
और कहीं वो मेले का सीन लगा देते थे। मेले का सीन लगा है और कहीं पे कुतुब मीनार है तो कहीं पे गेटवे ऑफ इंडिया की फोटो पर्दा लगा हुआ है। और सबसे मजेदार बात होती थी कि बुलेट रखी है उस पर चढ़ के और ऐसा लगता है कि जैसे हम खुद मेले में बुलेट चला रहे हैं जबकि आता वाता कुछ नहीं, लेकिन फोटो खिंचाएंगे भाई। तो इस तरह की होती है। और आजकल जो हम देखते हैं कि हम कहीं घूमने जाते हैं, जैसे कुतुब मीनार गए या गेटवे ऑफ इंडिया या ताज होटल की फोटो, तो ऐसे हाथ ऊपर करते हैं ना, नीचे से एंगल लगा के लगता है हम ऊपर की चोटी पकड़े हुए हैं। तो ये भी कितना अलग सी फोटो होती है। और वो भी फोटोज हम लोग लेते थे जब मेले में जाओ तो चाट पकौड़ी खाते हुए। अरे वो तो फोटो बड़ी याद आती, कोई पानी का बताशा खा रहा है और बस फोटो खींच गई। तो उस फोटो पे घर वाले कितना कमेंट्स करते थे कि अरे वाह, मेले में तुमने तो ये बड़े खाए, मुंह खोल के खा रही थी, पूरा कैसे रख लिया। मतलब इतनी सारी उसपे खिंचाई भी बहुत होती थी। और एक पॉइंट और है कि जब हम उस समय जो कपड़े बनते थे घर में बच्चों के, तो एक ही कलर, मतलब एक ही प्रिंट और कलर अलग अलग, ब्लैक एंड व्हाइट, एक ही डिजाइन के बच्चे पहनते थे और कलर अलग होते थे। लेकिन फोटो तो ब्लैक एंड व्हाइट थी उस समय की। तो जब हम लोग देखते थे तो कहते थे क्या आपने हमको एक ही जैसे कपड़े पहना रखे। तो कहा जाता था नहीं भाई तुम्हारा नीला था, उसका हरा था। लेकिन इस तरह की बातें उन फोटो को देख के हम लोग अपना झगड़ा करते थे। और ये सारी यादें होती हैं जो तस्वीर के जरिए इंसान दिल से लगाए बैठे रहता है। तस्वीर तेरी दिल में जिस दिल से उतारी है, तस्वीर तेरी दिल में जिस दिल से उतारी है, फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में। तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में। तस्वीर तेरी दिल में। तस्वीर तेरी दिल में। नजर जब गई है मिल, जहाँ है कदम तेरे वही मेरा दिल। तुमसे नजर जब गई है मिल, जहाँ है कदम तेरे वही मेरा दिल। झुके जहाँ पलके तेरी, खुले जहाँ जुल्फे तेरी, रहूं उसी मंजिल में। तस्वीर तेरी दिल में
जिस दिन से यकीन मानो मंजरी कि ऐसी ही कुछ तस्वीरें होती हैं जो हम सब भी अपने दिल से लगाए घूमते रहते हैं। कोई बिल्कुल। तस्वीर ऐसी होती है ना। बिल्कुल। तो बहरहाल ये माया फिल्म का गाना था। मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के स्वर थे, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और सलील चौधरी का संगीत। और हमारे साथी लिखते हैं यादें पुरानी फोटोज की, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज हो या रंगीन, पुरानी होकर भी अच्छी लगती हैं। उन्हें देखकर आश्चर्य भी होता है कि हम कैसे थे और कैसे दिखने लगे। पुराने श्वेत श्याम परिवार फोटो में भाई बहनों को पहचानने का प्रयास करना सुखदायी लगता है। और जब एल्बम देखते हैं ना तो ग्रुप फोटो में तो लगता है अच्छा वो हमारा छोटा पीछे चेहरा दिख रहा है ना, वो हम है, वो हम ऐसे करते हैं। और इसके बाद ये आगे लिखते हैं कि शादी का एल्बम देखते हुए पति पत्नी दोनों को ही बहुत सी बातें याद आने पर हंसी आना स्वाभाविक होता है। अपने नौकरी पेशा बच्चों के दूर रहने पर भी पर उनके पोते पोतियों के फोटो देखकर जो सुख मिलता है वो अकल्पनीय है। बहुत सही बात है, सही कह रही हैं। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि फोटोज की यादें तो तब आती हैं जब हमारी कई फोटोज जो होती हैं ना वो डिलीट हो जाती हैं। एक बार ऐसा हुआ इनके साथ कि इनकी मम्मी की एक पसंदीदा फोटो उन्होंने जो खिंचवाई थी किसी मॉल में, वो गलती से उनसे डिलीट हो गई और उस फोटो में लिखा हुआ था आज इस जगह पर उन्होंने फोटो खींची थी। उसी जगह पर लिखा हुआ था अच्छे समय का इंतजार करो, तो वो फोटो गलती से डिलीट हो गई। मेरी माता जी से तो उन्होंने क्या किया कि वही मॉल पर वो दूसरे दिन गई और उन्होंने उस फोटो को उसी जगह पर जहां पर लिखा हुआ था वेट फॉर गुड टाइम्स, वापस जाकर वो वहां पर उन्होंने फोटो खिंचवाई। डिलीट हुई जो फोटोज थी उनकी यादें, कुछ कुछ फोटो इतनी पसंदीदा हो जाती हैं कि उनका डिलीट होना सचमुच बड़ा दुख देता है। क्या बात है, सही बात है। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि आपने बातें पुराने फोटोज की आपने करके फिर हमारी श्रीमती जी की याद ताज़ा कर दी है। मैं 44 साल नौकरी में रहते पत्नी को 3-4 बार ही शहर में ले जा सका क्योंकि हम हफ्ते में 2 रातें घर ही रहते थे। फिर हफ्ते के 1 दिन की छुट्टी जो रहती थी, लेकिन जब उन्हें लेकर गए तो सिनेमा दिखाया, पार्क घुमाया, मंदिर घुमाया और भी दर्शनीय स्थल दिखाए, लेकिन स्टूडियो में हर बार जाकर फोटो खिंचवाए। 45 साल पहले ब्लैक एंड व्हाइट फोटो ही मिलते थे, अब बाद के सालों में रंगीन फोटो भी खिंचवाए जो आज जब भी पलटते हैं तो उन दिनों की याद बरबस आ जाती है। कितनी खुश रहती थी वो और कंधे पर सर रखकर खिंचवाने का अंदाज आज भी बस रुला देता है। सही बात है, वो यादें इमोशनल कर दिया, भावुक कर दिया। वास्तव में कुछ तस्वीरें हैं जिनसे बहुत सारी यादें जुड़ी रहती हैं। आप उनको अपने इर्द गिर्द यहाँ वहाँ जहाँ देखेंगे वो आपको वही नजर आएंगे, चाहे यहाँ देखें चाहे वहाँ देखें। डोली फिल्म का गाना आशा